हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम मेवाड़ के एक महत्वपूर्ण प्रतापी शासक राणा सांगा के विषय में चर्चा करेंगे, जो भारतीय इतिहास में संग्राम सिंह या राणा सांगा के नाम से है वो प्रसिद्ध हैं। राणा सांगा मेवाड़ के एक प्रतापी शासक थे और राणा सांगा के समय मुग़ल सम्राट जो बाबर है उसके समकालीन थे। राणा सांगा न केवल एक वीर और प्रतापी शासक थे, अपितु एक कूटनीतिक शासक भी थे, चतुर राजनीतिक भी थे। ये भारतीय इतिहास के या राजस्थान के हम कहें कि एक मेवाड़ के ऐसे शासक थे जिन्होंने मेवाड़ पर 1509 से 1528 के बीच में शासन किया और मेवाड़ के गौरव को अपनी चरम सीमा तक पहुंचाया। चतुर राजनीतिक थे, कूटनीति में दक्ष थे और इस कूटनीति के कारण से उन्होंने जो मालवा और गुजरात के शासकों को पराजित किया, लेकिन उन्हें अपने साम्राज्य का अंग नहीं बनाया। ये यद्यपि इनको हिंदू संस्कृति का रक्षक है वो माना जाता है, लेकिन ये एक सहिष्णु शासक थे, क्योंकि जब हम आगे खानवा का युद्ध देखेंगे तो उसके अंतर्गत खानवा के युद्ध के अंदर राणा सांगा की सेना का नेतृत्व करने वाले हसन का मेवाती और इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी दोनों मुस्लिम सरदार थे जिन्होंने राणा सांगा की सेना का नेतृत्व किया। तो इसे हम कह सकते हैं कि एक धार्मिक सहिष्णु शासक थे, लेकिन इन्होंने अपने समय के अनुसार अपनी जो सैन्य व्यवस्था के अंदर परिवर्तन नहीं किया, सैन्य व्यवस्था को आधुनिक ढंग से है वो संगठित नहीं किया, परंपरागत सैन्य प्रणाली है उसको अपनाया और इनको एक प्रकार से है वो युद्ध के मैदान में अपने शौर्य प्रदर्शन का एक अखाड़ा समझते थे। इसलिए उन्होंने कई त्रुटियाँ भी की कि जिस समय बाबर है वो बयाना पर आक्रमण किया था और उसको पराजित कर दिया था राणा सांगा की सेना ने, तो लेकिन उस समय इन्होंने 1 महीना लगभग व्यर्थ है वो नष्ट किया और तुरंत है वो बाबर की सेना पे आक्रमण नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में अब हम देखते हैं कि खानवा के युद्ध के अंदर 1 महीने के पश्चात 17 मार्च 1527 को जो खानवा का युद्ध होता है, उस खानवा के युद्ध के अंदर है वो किस प्रकार राणा सांगा है उसकी पराजय हो जाती है। तो इस प्रकार हम आज एक मेवाड़ के एक महान शासक के विषय में चर्चा करेंगे, जिसके विषय में हरविलास सारता ने ये लिखा है कि मेवाड़ के जो महाराणाओं में सर्वाधिक प्रतापी शासक जो हुए उसमें राणा सांगा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। राणा सांगा को एक अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट के रूप के अंदर है वो गोपीनाथ शर्मा उसका उल्लेख करते हैं। तो ये जो मेवाड़ के जो महाराणा राणा सांगा है उनकी वीरता के विषय में हम ये कह सकते हैं कि उनके शरीर पर 80 घाव थे, लेकिन फिर भी अंतिम समय तक है उन्होंने विदेशियों के साथ है वो के साथ संघर्ष किया और राणा सांगा राजस्थान के एकमात्र प्रथम और अंतिम शासक थे जिन्होंने राजपूत संघ का निर्माण किया और राजपूतों को एक प्रकार से है विदेशियों के विरुद्ध है वो संगठित करके बाबर के विरुद्ध उन्होंने संघर्ष किया। तो ऐसे जो महान शासक हैं वो इतिहास में हमें कम ही देखने को मिलते हैं। राणा सांगा की उपलब्धियों के विषय में यदि हम बात करें तो मेवाड़ के इतिहास में इनसे राणा सांगा से पहले जो प्रतापी शासक हुए थे वो महाराणा कुंभा हुए थे, और जैसा कि आप जानते हैं कि कुंभा के विषय में हमने अध्ययन किया था कि अंतिम समय उनके लिए महाराणा कुंभा के लिए है वो अभाग्यशाली रहा, क्योंकि अंतिम समय में वो मानसिक रूप से पीड़ित हो जाते हैं और उनकी मानसिक हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि उनको लोहे की बेड़ियों से बांध करके रखा जाता था। तो ऐसी स्थिति में जो कुंभलगढ़ के दुर्ग के अंदर है जो मामादेव का जो कुंड है वहाँ पर उनको बांध करके रखा जाता था। तो महाराणा कुंभा के 2 लड़के थे, उदा और रायमल। जो बड़ा लड़का उदा है वो महाराणा कुंभा की है वो 1468 में हत्या कर देता है और ऐसी स्थिति के अंदर है अब उदा है वो 1468 से मेवाड़ का है वो शासक बनता है। 1468 से 1471 के बीच में वो शासन करता है, लेकिन मेवाड़ के जो सरदार हैं वो पितृहंता को
शासक के रूप में नहीं देखना चाहते थे, अतः उसको निष्कासित कर देते हैं और कुछ समय पश्चात 1471 में उदा की वो मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात उदा के पश्चात है जो मेवाड़ के शासन के जो बागडोर है वो राणा रायमल है वो संभालते हैं और 1471 से 1509 के बीच के अंदर है रायमल है वो मेवाड़ के है वो शासक बनते हैं। उदा और रायमल की कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं थी, बस उपलब्धि यही थी कि महाराणा कुंभा और राणा सांगा के बीच में ये दो शासक हैं वो कुछ समय के लिए मेवाड़ का शासन की बागडोर है वो संभालते हैं। और रायमल है वो कैलाशपुरी के अंदर है वो जो एकलिंग जी का जो मंदिर है उसका पुनर्निर्माण करवाते हैं, ये उनकी उपलब्धि कही जा सकती है। और एक रायमल के बाद में आप ये जान सकते हैं कि जो 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 मेवाड़ मारवाड़ की जो संधि होती है जिसको आवल बावल की संधि कहा जाता है, जो हंसाबाई की मध्यस्थता में हुई थी, उसके अंतर्गत क्या है कि जो मारवाड़ का शासक राव जोधा है वो अपनी ज्येष्ठ पुत्री का जो विवाह है वो कुंभा के पुत्र रायमल के साथ कर देता है। तो रायमल है कि जो जो कुंभा की जो पुत्री थी श्रृंगार देवी है उसका विवाह वो होता है। जो मेवाड़ मारवाड़ जो संधि है या जिसको आवल बावल की संधि करते हैं, और इस संधि के अंतर्गत आप जानते हैं कि किस प्रकार मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा वो निर्धारित हो जाती है। आंवला के पेड़ के उस ओर की सीमा मारवाड़ की और बबूल के पेड़ की उस सीमा है वो मेवाड़ की है। ये आपने पिछले टर्म्स में देखा। अब हमारे सामने ये प्रश्न होता है, राणा सांगा है वो रायमल है, उनके पिता का नाम रायमल था क्योंकि ये कुंभा के ज्येष्ठ जो कुंभा के दूसरे पुत्र थे और उदा के बाद ये शासक बनते हैं। तो रायमल है वो रायमल की एक पुत्री थी जिसका नाम आनंदीबाई था और 4 पुत्र थे, जिसका जो एक बड़ा पुत्र था वो पृथ्वीराज सिसोदिया था, फिर जयसिंह था, जयदेव और सबसे छोटा राणा सांगा थे। और आनंदीबाई है उसका विवाह है वो सिरोही के शासक है जगमाल देवड़ा के साथ है वो हो जाता है। तो रायमल है वो जैसा आप जानते हैं कि रायमल है वो अपने शासनकाल के दौरान है वो अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं कर पाता है। तो ऐसी स्थिति में ये इन 4 पुत्रों के मध्य है उत्तराधिकार के लिए बेचैनी रहती है। और एक बार ये चारों है वो अपना भविष्य जानने के लिए एक ज्योतिषी के पास है वो जाते हैं और ज्योतिषी ये कहता है कि पृथ्वीराज जो ज्येष्ठ पुत्र था रायमल का उसके विषय में कहता है कि इसमें राजयोग नहीं है और जो सांगा है उसमें राजयोग है। तो ऐसी स्थिति के अंदर इस बात को सुन करके जो पृथ्वीराज सिसोदिया है वो क्रोधित हो जाता है और उसी समय आप देखते हैं कि पृथ्वीराज जो सिसोदिया है वो राणा सांगा पर हमला करता है और उस हमले के अंदर राणा सांगा की एक आंख है वो चली जाती है, वो मतलब काना हो जाता है। और ऐसी स्थिति में पृथ्वीराज जो राठौड़ से भयभीत होकर के है वो राणा सांगा है वो अजमेर चले जाते हैं और अजमेर के अंदर जो पृथ्वीराज सिसोदिया जो है वो करमचंद पंवार है जो कि उस समय अजमेर के सूबेदार थे, उनके यहाँ शरण लेते हैं। तो पृथ्वीराज जो सिसोदिया है वो अब क्योंकि जो जयसिंह और जो जयदेव है वो एक प्रकार से क्या है कि अयासी प्रवृत्ति के थे, उनकी जल्दी है वो मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो राणा सांगा का मुख्य प्रतिद्वंदी है वो पृथ्वीराज सिसोदिया ही थे। तो पृथ्वीराज सिसोदिया के विषय में आप जानते हैं कि भारतीय इतिहास में पृथ्वीराज सिसोदिया को तेज धावक होने के कारण से उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। इनकी पत्नी का नाम ताराबाई था और आप जानते हैं कि जो अजमेर का जो दुर्ग है उसका फोर्टिफिकेशन करने का कार्य है, प्रकोटा बनाने का कार्य है वो पृथ्वीराज राठौड़ ने अपनी पत्नी की याद पत्नी के लिए करवाया और इसीलिए अजमेर दुर्ग का नाम है वो तारागढ़ पड़ा, ये आप जानते ही हैं। तो पृथ्वीराज राठौड़ है वो जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी जो बहन थी आनंदीबाई है उसका विवाह है वो सिरोही के शासक जगमाल देवड़ा के साथ होता है और जगमाल देवड़ा है वो उसकी बहन को बड़ा परेशान करता था। तो ऐसी स्थिति में वो समझाने के लिए सिरोही जाते हैं और वहाँ क्या होता है कि पृथ्वीराज सिसोदिया है उसको जो जहर दे दिया जाता है और जब जहर दे दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में पृथ्वीराज सिसोदिया उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके पश्चात पृथ्वीराज सिसोदिया को जो कुंभलगढ़ का दुर्ग है वहाँ पर उसकी एक छतरी है वो बना दी जाती है और वो वहाँ उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है मावादेव कुंड के पास ही जहाँ कुंभा की छतरी है। तो इस तरह से क्या है कि जो राणा सांगा का जो प्रमुख प्रतिद्वंदी है वो पृथ्वीराज सिसोदिया है उसकी मृत्यु हो जाती है और जब पृथ्वीराज सिसोदिया की जब मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि जो राणा सांगा को पता चलता है और राणा सांगा है वो मेवाड़ आते हैं और 1509 के अंदर है वो 15 मई 1509 को चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के अंदर है वो राणा सांगा मेवाड़ के शासक बनते हैं, उनका राज्याभिषेक होता है। तो जहाँ पर राणा सांगा के विषय के अंदर हम इनकी जो प्रारंभिक पृष्ठभूमि के बारे में जाने तो राणा सांगा का जो जन्म है वो 12 अप्रैल 1482 को कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ था। कुंभलगढ़ के दुर्ग में एक दुर्ग के भीतर दुर्ग है। कुंभलगढ़ दुर्ग के विषय में आप जानते हैं कि कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण है वो कुंभा ने महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी
जो कुमल देवी है उसके याद के अंदर है वो दुर्ग का निर्माण करवाया था। जिसके भीतर एक कटारगढ़ दुर्ग है, उस कटारगढ़ दुर्ग के भीतर एक बादल महल है, सबसे बड़ा महल है। और वहाँ पर जो जूनी कचहरी है, वहाँ पर जूनी कचहरी के अंदर है 14 अप्रैल 1482 को है वो राणा सांगा का है वो जन्म होता है। तो राणा सांगा के विषय में आप एक तो ये आप जानते हैं कि इनके जो इनका जो प्रारंभिक जीवन है बड़ा संघर्ष में बीता और अंत तक वे संघर्षशील ही रहे। राणा सांगा का जो प्रारंभिक आश्रयदाता करमचंद पवाड़ थे जो अजमेर के सूबेदार थे आप जानते हैं। और ये अपने भाई के जो भेष हैं जो पृथ्वीराज सिसोदिया उसके भेष हैं जो उसको उड़ना राजकुमार कहते हैं, वो अजमेर के जंगलों में चले जाते हैं। वहाँ करमचंद जो पवार है जो कि अजमेर के सूबेदार होते हैं वो राणा सांगा की हकीकत को जानते हैं और ऐसी स्थिति में उनको आश्रय दे देते हैं। लेकिन जब राणा सांगा है वो अपने इस उपकार को चुकाने के लिए जब राणा सांगा शासक बनते हैं तो करमचंद चौहान है करमचंद पवार है उसको रावल की उपाधि देते हैं। तो कर्नल टोड जो राणा सांगा है वो एक प्रकार से एक वीर थे, बहादुर थे। इसके विषय में हम इस तरह से अनुमान लगा सकते हैं कि इनके शरीर पर 80 घाव थे। पहला घाव तो इनके जो ब्रदर है वो पृथ्वीराज सिसोदिया वही इनकी आँख फोड़ देते हैं। फिर खातूली के युद्ध के अंदर इनका एक हाथ चला जाता है। तो इस तरह से जो इतने घाव होने के बावजूद भी है वो वो युद्ध है वो जारी रखते हैं। और कर्नल टोड है जो विदेशी यात्री वो तो यहाँ तक कहते हैं कि एक राणा सांगा है वो एक सैनिक का भग्न अंश था, भग्न अंश की वो संज्ञा देते हैं। और यहाँ तक कि जो उनका प्रमुख दुश्मन था बाबर है वो भी अपने ग्रंथ तुझ के बाबरी के अंदर है वो राणा सांगा की वीरता की है वो प्रशंसा करता है। तो जो करमचंद पवार है वो एक प्रकार से है उनको प्रारंभिक आश्रयदाता है वो उनका कहा जाता है। और वो बाद में खानवा के युद्ध के अंदर है वो राणा सांगा को सहयोग देते हैं और वहाँ पर शहीद हो जाते हैं। तो राणा सांगा है उसने उनके विषय में जैसे मैंने आपको बताया कि राणा सांगा है उन्होंने मेवाड़ के गौरव को एक तरह से है चरम सीमा पर पहुँचाया। और उनकी जो प्रारंभिक जो कठिनाइयाँ थी उन्होंने मेवाड़ की सीमा की सुरक्षा की ओर ध्यान दिया और अपने आश्रयदाता करमचंद पवार है उसको शासक बनने के बाद में अजमेर, परबतसर, मांडल, फूलिया, बनेड़ा आदि परगने की जागीर दी। और इस प्रकार उसने जो अपने साम्राज्य की सुरक्षित किया। उसी तरह से जो उनके जो प्रमुख शत्रु थे लोधी थे, इब्राहिम लोधी था, उनकी सीमा को सुरक्षित उन्होंने किया। और एक प्रकार से उन्होंने जो मालवा और गुजरात है उसको भी उन्होंने वो अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उन्होंने वो एक तरह से साम्राज्य का विस्तार उन्होंने नहीं किया, अपितु अपने मालवा और गुजरात की सेना के शासकों को पराजित कर करके उन्होंने एक प्रकार से है वो अपनी सीमा को सुरक्षित किया। तो हम कह सकते हैं कि एक दूरदर्शी शासक थे, वो अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं करना चाहते थे लेकिन अपने साम्राज्य को सुरक्षित करना चाहते थे। और जो महाराणा कुंभा के समय में जो मेवाड़ का जो गौरव था उस गौरव को वो एक प्रकार से है वो पुनः स्थापित करना चाहते थे, जो कि उदा और रायबल के समय में मेवाड़ का गौरव वो खत्म हो गया था। तो एक तरह से जो राणा सांगा है उन्होंने जो अपनी प्रारंभिक कठिनाइयाँ चुनौतियाँ हैं उनको राज्यारोहण के पश्चात है उन्होंने उन कठिनाइयों को है वो उन चुनौतियों का है वो दृढ़ता से मुकाबला किया। और इनके समय जो प्रमुख चुनौती थी जिसमें मालवा था, गुजरात था, उनके शासक थे जो जिनकी मेवाड़ की परंपरागत शत्रुता थी। तो ये मेवाड़ के जो मालवा के जो शासक है महमूद खिलजी सेकंड है उसको पराजित करते हैं, गुजरात के शासक मुजफ्फर प्रसाद सेकंड को पराजित करते हैं और इन दोनों की शून्य सेना को गागरून के युद्ध के अंदर है वो पराजित करते हैं। तो इस प्रकार अपने पड़ोसी जो शासक जो कि उनके साम्राज्य को चुनौती दे रहे थे उनको वो पराजित करते हैं राणा सांगा। और इसके साथ साथ इनके समय में दिल्ली के जो सुल्तान थे वो लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी थे, इनके साथ भी राणा सांगा के दो युद्ध होते हैं। एक खातूली का युद्ध होता है जो कि उस समय बूंदी रियासत में था, वर्तमान में कोटा रियासत में है, 1517 के अंदर है वो खातूली का युद्ध होता है। इस युद्ध के अंदर इब्राहिम लोधी और राणा सांगा है दोनों का मुकाबला होता है और राणा सांगा है वो खातूली के युद्ध में इब्राहिम लोधी को पराजित कर देते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो खातूली का युद्ध हुआ था इस युद्ध के अंदर है वो राणा सांगा के लड़का जो भोजराज है वो भी भाग लेते हैं और भोजराज इस युद्ध के अंदर घायल हो जाते हैं। जब घायल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में 1523 के अंदर भोजराज की वो मृत्यु हो जाती है। जो भोजराज आप जानते हैं कि भोजराज राणा सांगा का लड़का था और जो मीराबाई थी जो राजस्थान की मंदाकिनी जिनको कहा जाता है उनके पति थे। तो इस तरह से 1523 को है वो मीराबाई है वो विधवा हो जाती है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि खातूली के युद्ध के अंदर है वो
राणा सांगा है वो इब्राहिम लोदी को पराजित करता है। इसके पश्चात दूसरा युद्ध होता है धौलपुर का युद्ध, जिसको बाड़े का युद्ध कहते हैं, 1518 के अंदर है। ये युद्ध है वो राणा सांगा की जो सेना और एक तरह से इब्राहिम लोदी के सेनापतियों के बीच में होता है। इब्राहिम लोदी के सेनापति मियाँ माखन और मियाँ हुसैन होते हैं, उनको राणा सांगा की सेना वो पराजित कर देती है। और ऐसी स्थिति के अंदर हम जानते हैं कि इन दो युद्ध है, इन दो युद्ध के अंदर है वो, हालांकि इस बाड़े के युद्ध में इब्राहिम लोदी खुद नहीं आता है, राणा सांगा की सेना उसको पराजित कर देती है। तो दो युद्ध के अंदर इब्राहिम लोदी को है वो राणा सांगा वो पराजित कर देता है। और इसके पश्चात जैसे हम अध्ययन करेंगे कि इनके समय में एक जो काबुल का शासक था जो बाबर है, वो किस प्रकार है वो अपने साम्राज्य की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए भारत में अपने साम्राज्य विस्तार कर रहा था। पानीपत के प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 में उन्होंने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। और दूसरा प्रमुख शक्ति वो अफगान थी, राणा सांगा थे। तो राणा सांगा को खानवा के युद्ध में पराजित करता है। और राणा सांगा के साथ है वो बाबर के दो युद्ध होते हैं, एक बयाना का युद्ध होता है, एक खानवा का युद्ध है, जिसके विषय में हम आगे वो चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार राणा सांगा अपनी प्रारंभिक चुनौतियों का सामना करते हुए है, किस तरह से राजपूतों के एक संघ का निर्माण करता है, और किस प्रकार हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार मालवा, गुजरात, दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी और बाबर की चुनौती का वो सामना करता है, लेकिन बाबर की चुनौती का वो सामना नहीं कर पाता है। और अंत के अंदर है खानवा के युद्ध के अंदर वो घायल हो जाते हैं। और घायल होने के कारण से, जैसे आप आगे देखेंगे कि जो झाला आजा है वो खानवा के युद्ध के अंदर है वो नेतृत्व करते हैं। और राव मालदेव है वो किस प्रकार उनको घायल अवस्था के अंदर है वो बसवा ले जाते हैं, वहाँ का इलाज कराया जाता है। और इसके पश्चात जो राणा सांगा है वो एक प्रकार चंदेरी के युद्ध में भाग लेना चाहते हैं, लेकिन इनके सेनापति है वो इसके लिए तैयार नहीं होते हैं। और कालपी नामक स्थान पे है वो किस प्रकार इनको जहर दे दिया जाता है। और 30 जनवरी 1528 को इस महान शासक है वो इस लोक से वो विदा हो जाते हैं। तो इसके बारे के अंदर इनकी जो चुनौतियों का सामना किस प्रकार से किया, और बात के अंदर है इनको मांडलगढ़ है उनमें दफना दिया जाता है, वहाँ इनकी 32 खम्भों की छतरी है। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार अगले व्याख्यान में हम देखेंगे कि किस प्रकार राणा सांगा ने है वो अपनी चुनौतियों का सामना किस प्रकार किया। मालवा के साथ युद्ध का क्या कारण था, गुजरात के साथ युद्ध का क्या कारण था, दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को किस प्रकार पराजित किया, और बाबर को किस प्रकार पराजित किया, बाबर ने किस प्रकार खानवा के युद्ध में राणा सांगा को पराजित किया, और किस प्रकार भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना का मार्ग वो प्रशस्त होता है खानवा के युद्ध की पराजय के पश्चात, जिसमें राणा सांगा की पराजय के क्या कारण थे और उसके खानवा के युद्ध के क्या परिणाम हुए, और इसके विषय में हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। तो अब आज हमने राणा सांगा की जो प्रारंभिक जो पृष्ठभूमि है, जीवन की प्रारंभिक पृष्ठभूमि, उसके बारे में चर्चा की, और उनके समक्ष क्या क्या चुनौती थी उसके विषय में चर्चा की। अब हम अगले व्याख्यान के अंदर है वो उन्होंने चुनौतियों का किस प्रकार से सामना किया उसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।